वेलकम बैक एवरीवन। ये पार्ट 3 है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिवीजन का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है एंड देन डीएनए से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए बनते हैं। अब उसी आरएनए को यूज करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच कोडेड लैंग्वेज ऑन एमआरएनए, ठीक है, जो कोडेड लैंग्वेज होती है एमआरएनए के ऊपर, चेंजेस टू द एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि एमआरएनए के जो बनता है उसके अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, कोडेड, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन किए थे, और वो क्या बनाते हैं, वो ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो जो एक्चुअल कोडेड लैंग्वेज होती है उसको, या फिर हम बोल सकते हैं जो कोडेड एमआरएनए चेंजेस चेन थी, अब उसको एक्चुअल पॉलीपेप्टाइड चेन में बनाने का, जो चेंज करने का जो मैकेनिज्म है, वही ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी कि आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन यहाँ पे बनेगा। और यहाँ पे जैसे कि हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहे हैं, ये राइबोसोम्स के ऊपर होता है। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इसके अंदर। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब वो जो कोडेड, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोडेड लैंग्वेज के अंदर अमीनो एसिड्स है, उनका सबसे पहले एक्टिवेशन होगा। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड दैट आर प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। एंड यहाँ पे 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं के ये पॉलीमर्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पाए जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन या फिर डाइवेलेंट आयन की जरूरत होती है। और इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम, जैसे कि यहाँ पे एंजाइम सिंथेटेज की जरूरत होती है, आयंस विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एंड साथ में यहाँ पे एनर्जी भी यूज होगी। तो अमीनो एसिड्स एटीपी का यूज करके, एनर्जी का यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड डाइवेलेंट आयंस की प्रेजेंस में ये बना लेता है अमीनो असाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंड साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो अब ये क्या बन गया है, अमीनो एसिड अमीनो असाइल एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये बन गया है। तो ये क्या होता है, एक्टिवेशन होती है। इसके बाद चार्जिंग होती है टीआरएनए की। टीआरएनए की चार्जिंग कैसे होगी, जो अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ज्वाइन टू द सीसीए एंड ऑफ द टीआरएनए। टीआरएनए के स्ट्रक्चर की हमने बात की थी, कुछ ऐसा टाइप का उसके लूप्स होते हैं, कि ऐसा टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। एंड यहाँ पे क्या एंड होता है, यहाँ पे होता है सीसीए एंड। तो इस CCA एंड के ऊपर ये जो अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स था, वो आके यहाँ पे अटैच होता है। तो इसके बाद OH ग्रुप ऑफ CCA, अब ये इसका जो CCA का जो OH ग्रुप है यहाँ पे कंबाइन करता है कार्बो, जो COOH ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर दो एंड्स होते हैं, दो एंड्स के ऊपर, एक के ऊपर COOH होता है और एक के ऊपर NH2 उसके ऊपर पाया जाता है। तो ऐसा ही इसके अंदर यहाँ पे है, या फिर NH3 हम बोल सकते हैं, NH3 प्लस वहां पे पाया जाता है। तो उस अमीनो एसिड का जो COH ग्रुप है, वो क्या करेगा, जो इस CC एंड का OH ग्रुप है उससे रिएक्शन करेगा। लाइक यहाँ पे ये अमीनो एसिड का COH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे ये टीआरएनए का ये OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप जो है इस CC एंड, यानी कि CC एंड किसका है, टीआरएनए का है। अब एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ लिंक हो जाएगा, फिर इसको ज्वाइन कर लेगा। तो ये टीआरएनए क्या हो जाएगा, चार्ज टीआरएनए हो जाएगा, साथ में एएमपी एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस वे में यहाँ पे चार्जिंग होती है टीआरएनए की, ठीक है, टीआरएनए की यहाँ पे चार्जिंग हो गई है। अब यहाँ पे जो है, अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि टीआरएनए का OH ग्रुप एंड अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, ठीक है, यानी C टर्मिनल वाला जो ग्रुप है एंड OH जो ग्रुप है, इनके बीच में रिएक्शन होती है, तब जाके चार्जिंग होती है टीआरएनए की।
इसके बाद एक्टिवेशन होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। दे एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज की तरह भी एक्ट करते हैं। राइबोसोम्स के अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं। 70s के अंदर दो सब यूनिट होती है, लार्जर यहाँ पे होती है 50s एंड स्मॉलर होती है 30s। ऐसे ही यूकैरियोट्स के अंदर 80s एक राइबोसोम की सब यूनिट होती है, जिसके फर्दर दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्जर 60s एंड स्मॉलर होती है 40s। अब एमआरएनए ज्वाइन करता है स्मॉलर सब यूनिट से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि ये जो एमआरएनए है वो किससे ज्वाइन करता है। एमआरएनए क्या करता है? जो स्मॉलर सब यूनिट होती है उससे ज्वाइन करता है बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब सबसे पहले क्या होता है, ये जो यहाँ पे राइबोसोम है, जैसे कि ये राइबोसोम की दो सब यूनिट है। अब जब एमआरएनए चेन यहाँ पे आती है तो ये स्मॉलर सब यूनिट होती है, और इसके साथ ऐसे एमआरएनए चेन यहाँ पे क्या हो जाती है, इसको फर्स्ट ज्वाइन करती है। ठीक है, फर्स्ट क्या होगी, स्मॉलर सब यूनिट को इसने ज्वाइन किया, एंड देन यहाँ पे लार्जर सब यूनिट बाद में आती है। ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट के साथ एमआरएनए चेन फर्स्ट ज्वाइन करती है, देन वहां पे लार्जर सब यूनिट आती है। ठीक है, फिर वो क्या हो जाती है, एक पूरा यहाँ पे राइबोसोम बनाती है। दिस एक्टिव राइबोसोम इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट या फिर मैग्नीशियम 2+ आयन की प्रेजेंस में होगा ये भी। Most of the times in prokaryotes, many ribosomes line up in a row to the same mRNA. And कई बार ऐसा होता है, ये जो है ब्लू वाला एक mRNA की चेन है, और यहाँ पे स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या हो गए, राइबोसोम एक mRNA चेन के ऊपर एक रो के अंदर यहाँ पे इसने ज्वाइन कर लिया है। इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, इस कॉम्प्लेक्स को पोलीराइबोसोम या फिर पोलीजोम कहते हैं। ठीक है, पोलीराइबोसोम और पोलीजोम कहते हैं इसको। इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स क्या करते हैं, एक रो के अंदर अरेंज हो जाते हैं। Ribosomes have 3 binding sites in the large subunit for tRNA. अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट, जो लार्जर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट के पास 3 बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, लार्जर, ये वाली लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट के पास 3 यहाँ पे बाइंडिंग साइट होती है। अब इसमें से बाइंडिंग साइट में क्या क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे होती है पी साइट, या फिर इसको पेप्टाइडल साइट बोला जाता है। ठीक है, पी साइट और पेप्टाइडल साइट इसको बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, फॉर कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि यहाँ पे जो चेन है वो ऐसे ग्रो करती रहेगी एक के बाद एक, तो इस ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन की जो साइट होगी जहां से ये निकलेगी, ठीक है, ये जो जहां से इसके अंदर से निकल के जा रही है बाहर, ये इस साइट को बोला जाता है यहाँ पे पी साइट और पेप्टाइडल साइट। सेकेंड यहाँ पे साइट होती है ए साइट या फिर अमीनो असाइल टीआरएनए साइट। ठीक है, ये जो अमीनो असाइल टीआरएनए साइट है, ये होते हैं फॉर होल्डिंग द टीआरएनए। अब ये इस साइट के ऊपर ये टीआरएनए यहाँ पे होल्ड हुआ है, ये टीआरएनए है, ये होल्ड हुआ है यहाँ पे, एंड इस साइट को ही ए साइट और अमीनो असाइल टीआरएनए साइट बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे ही टीआरएनए आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज टीआरएनए आता है जिसको अमीनो असाइल टीआरएनए बोलते हैं। तो यहाँ पे चार्ज टीआरएनए जो है यहाँ पे आके ज्वाइन करता है फॉर कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड दैट इज टू बी एडेड इन द चेन। यानी कि एक आ गया है, अब नेक्स्ट आना है, तो उसके लिए होल्ड करके रखती है ये ए साइट। ठीक है, ए साइट क्या करती है, फॉर होल्डिंग द टीआरएनए कैरिंग नेक्स्ट अमीनो एसिड इज टू बी एडेड इन द चेन, कि ये नेक्स्ट जो है इस चेन के अंदर ऐड हो जाए। थर्ड यहाँ पे होती है ई साइट और एग्जिट साइट, फ्रॉम वेयर टीआरएनए लीव द राइबोसोम। अब एक ऐसी साइट होती है जहां से ये टीआरएनए जो है इसको राइबोसोम को लीव कर देता है, इसको छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ई साइट और एग्जिट साइट। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, ये तीनों चीज ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि पी साइट क्या करती है,
तो पी साइट या फिर पेप्टाइडल साइट क्या करती है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन को कैरी करके रखती है। ए साइट क्या करती है, या फिर इसको अमीनो असाइल टीआरएनए साइट बोला जाता है, ये टीआरएनए को होल्ड करके रखती है। ई साइट और एग्जिट साइट को बोला जाता है यहाँ पे कि ये जो टीआरएनए होता है यहाँ से लीव करता है राइबोसोम से, राइबोसोम को इस साइट से लीव कर देता है टीआरएनए। तो ये तीन साइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। Eukaryotic ribosome, a groove is present at the junction of the two subunit from where a tunnel extends through the large subunit and opens a canal of the endoplasmic reticulum. अब यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये एक ऐसे टनल प्रेजेंट होता है और ये टनल क्या करता है, ये लास्ट सब यूनिट में से ये होता है टनल एंड ओपन कैनाल होती है ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये एक ओपन कैनाल यहाँ पे होती है और ये क्या करता है, ये ग्रुप भी पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ से कैरी करके लेके जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट होगा चेन इनिशिएशन। ये तो हमने देख लिया कि राइबोसोम के ऊपर क्या क्या साइट होती है, कहाँ पे टीआरएनए आएगा और कहाँ से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है वो निकलेगी, कहाँ से फिर टीआरएनए वापस चला जाएगा राइबोसोम को छोड़ के। अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि कैसे चेन का इनिशिएशन होता है, कैसे इस चेन की स्टार्टिंग होती है। तो ये स्टार्टिंग कब होती है, जब चार्ज टीआरएनए विद एंटीकोडोन जैसे कि एयूजी और जीयूजी, ठीक है, जब ये एयूजी एंड जीयूजी के साथ आता है, जब चार्ज टीआरएनए एयूजी और जीयूजी एंटीकोडोन के साथ आता है। अब एयूजी जीयूजी ही क्यों, क्योंकि ये होते हैं इनिशिएशन या फिर स्टार्ट कोडोन ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आएगा एयूजी और जीयूजी के साथ एंड अटैच टू द पी साइट। सबसे पहले क्या करेगा, ये पी साइट से अटैच हो जाएगा कोडिंग फॉर फॉर्माइल मिथोनिन एंड ये कोड करता है फॉर्माइल मिथोनिन से, जो कि क्या है, एक स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक स्टार्ट कोडोन है तो ये क्या करेगा, पी साइट से जाके अटैच हो जाएगा। अब चेन इनिशिएशन के लिए प्रोकैरियोट्स के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3। यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे होते हैं EIF1, EIF2, यानी कि यूकैरियोट्स इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 और इसके अलावा 4A, 4B, 4C, 4D, 5, F5 एंड F6, ये डिफरेंट टाइप के यूकैरियोट्स के अंदर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से इनिशिएशन फैक्टर किसके अंदर पाए जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो बिल्कुल सिंपली 3 ही होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ई यहाँ पे आ जाता है एंड इसके अंदर F1 होता है, F2 होता है, F3, F4A, F4B, F4C, F4D एंड F5 एंड F6 यहाँ पे होते हैं। Out of these, EIF2 and EIF3 join the small subunit of the ribosome before larger subunit attached to the smaller one. स्मॉलर से ये क्या करती है, ये क्या कर लेते हैं, जो EIF2 एंड EIF3 क्या करेंगे, ये स्मॉलर सब यूनिट जो होती है, लाइक ये स्मॉलर सब यूनिट है, इससे जाके ये EIF3 एंड 4 इससे जाके अटैच हो जाते हैं, दोनों के दोनों। और कब अटैच होते हैं, जब तक कि लार्जर सब यूनिट इससे अटैच नहीं होती है, फिर जाके यहाँ पे mRNA चेन आएगी, फिर जाके यहाँ पे लार्जर सब यूनिट आके अटैच होगी। तो सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगी। चेन इनिशिएशन कैसे होगी, जब चार्ज टीआरएनए एंटीकोडोन एयूजी एंड जीयूजी को लेके आएगा एंड ये पी साइट से अटैच हो जाएगी, जो कि फॉर्माइल मिथेनिन के लिए कोड करेगा यहाँ पे। एंड इसके अलावा कुछ यहाँ पे इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर अलग अलग टाइप के इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। एंड इन इनिशिएशन फैक्टर्स में से भी क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर EIF2 एंड EIF3 स्मॉलर सबयूनिट से आके अटैच हो जाते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द लार्जर सबयूनिट। If methionine is not required as first amino acid in a polypeptide chain, that
इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द चेन बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम अमीनोपेप्टाइडेज। अगर ये मिथेनिन जो है एक ये अगर रिक्वायर्ड ना हो एज अ फर्स्ट अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो ये क्या कर दिया जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम के थ्रू अमीनोपेप्टाइडेज एंजाइम की हेल्प से इसको यहां से सेपरेट कर दिया जाता है। अदरवाइज फॉर्माइल मिथेनिन चेंजेस टू मिथेनिन बाय द एंजाइम डीफॉर्माइलेज। या तो फॉर्माइल मिथेनिन क्या करता है, मिथेनिन के अंदर चेंज हो जाता है बाय एंजाइम डीफॉर्मिलेज की हेल्प से। तो चेन इनिशिएशन यहाँ पे हो जाती है, इसके बाद चेन इलोंगेशन होती है। फर्स्ट अमीनो एसिड आफ्टर इनिशिएटिंग अमीनो एसिड, जैसे कि वो मिथेनिन हो सकता है या फिर वैलिन हो सकता है या फिर वो फॉर्माइल मिथेनिन हो सकता है, एंटर करते हैं ए साइट ऑफ द राइबोसोम एंड पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड ए साइट ऑफ द अमीनो एसिड। जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो क्या करेगा, अब फर्स्ट अमीनो एसिड यानी कि इनिशिएशन होने के बाद की बात है यहाँ। फर्स्ट वाला पी साइट पे ऐड हो चुका है, फर्स्ट वाला अमीनो एसिड पी साइट के ऊपर ऐड हो चुका है। अब जो इस इनिशिएशन के बाद में जो फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो क्या करेगा, वो जाएगा ए साइट के ऊपर, एंड इनके बीच में क्या हो जाता है, अब एक पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है इस पी एंड ए साइट वाले अमीनो एसिड्स के बीच में। नाउ द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड एंड टीआरएनए, अमीनो एसिड एंड टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए एंड अमीनो एसिड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे अमीनो एसिड एंड टीआरएनए के बीच में जो यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है, लाइक ये अमीनो एसिड यहाँ पे हो गया है और ये पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी है अब यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगी एट पी साइट, ब्रेक्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज कर ली जाएगी। अब ये रिएक्शन जो है ये कैटेलाइज की जाती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से एंड नीड्स इलोंगेशन फैक्टर। जो इलोंगेटिंग फैक्टर थे उनकी भी जरूरत यहाँ पे पड़ती है एंड पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की हेल्प से यहाँ पे ये रिएक्शन कैटेलाइज की जाती है। रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड थे वो ब्रेक होते हैं एंड इसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगी, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे इलोंगेशन फैक्टर टीयू एंड टीएस एंड जी इन प्रोकैरियोट्स होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स फैक्टर होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, एंड ठीक है, ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। इसके बाद ट्रांसलोकेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। Now the tRNA at P site is released with the movement of mRNA and the complex at A site, यानी tRNA अमीनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे ये P साइट की तरफ फिर से क्या कर दिया जाएगा, पुल कर दिया जाएगा, एंड ये जो शिफ्टिंग होती है tRNA की फ्रॉम A टू P साइट इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे 3 साइट होती है, 3 साइट में हमने देखा था कि एक ई होती है, एक पी होती है एंड एक ए साइट होती है। ये वाली पी साइट है एंड ये वाली ए साइट है एंड इस डायरेक्शन के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पे ऐसे एमआरएनए की चेन है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो पी साइट के ऊपर टीआरएनए यहाँ पे है, अब ये जो टीआरएनए है पी साइट के ऊपर ये वाला ये रिलीज होता है विद द मूवमेंट ऑफ एमआरएनए। जैसे जैसे एमआरएनए चेन की मूवमेंट होती है वैसे वैसे ये क्या करता है, ये मूव करता है एंड कॉम्प्लेक्स एट ए साइट, जो ए साइट के ऊपर कॉम्प्लेक्स है ये भी करेगा मूवमेंट, इज पुल्ड टुवर्ड्स द पी साइट। अब ये मूवमेंट ऐसे हो रही है तो ये क्या करेगा, ये पी साइट वाला आगे जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई साइट है एंड यहाँ पे ए वाला पी साइट के ऊपर चला जाएगा एंड यही जो शिफ्टिंग है ए से पी तक, ए साइड से पी साइड तक ये जो शिफ्टिंग है इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है कि जो इनिशिएशन जब होगी, जब फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा वो आएगा पी साइट के ऊपर, नेक्स्ट अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा यानी कि आफ्टर इनिशिएशन जो अमीनो एसिड आएगा वो आएगा ए साइट के ऊपर
एंड देन ये ए साइट वाला पी साइट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि शिफ्टिंग हो जाएगी, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात होती है कि पहला कहाँ आया, ठीक है, और कहाँ कौन सी साइट से कहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला अमीनो एसिड आएगा पी साइट के ऊपर, इनिशिएशन वाला जो अगर स्टेप देखें हम, और इनिशिएशन के जस्ट बाद वाला जो फर्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो आएगा ए साइट के ऊपर, एंड देन शिफ्टिंग होगी ए वाले की पी के ऊपर, और इसको ही ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जो कि एंजाइम ट्रांसलोकेज की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम ट्रांसलोकेज की प्रेजेंस में होगा, एंड इलोंगेशन फैक्टर जी की प्रेजेंस में होगा प्रोकैरियोट्स के अंदर, एंड इलोंगेशन फैक्टर 2 इन यूकैरियोट्स। क्योंकि अब ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ये नेक्स्ट जाएगा, नेक्स्ट ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन की यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ होगी। This polypeptide chain during the process of synthesis is called nascent polypeptide. अब ये जो यहाँ पे सिंथेसिस के ड्यूरिंग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, इसको नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है। अब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा भी फैक्टर होगा जो कि चेन का टर्मिनेशन करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि चेन बनती जाएगी, उसको बंद करना भी जरूरी है। तो टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द mRNA चेन अ स्टॉप सिग्नल आएगा, UAA, UGA या फिर UAG। इन तीनों में से ये सिग्नल्स आ सकते हैं, एंड ये क्या कर देंगे, ये सिग्नल्स यहाँ पे 3' एंड की तरफ आएंगे, एंड ये यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ट्रांसलेशन को। अ रिलीजिंग फैक्टर ERF1 एंड ERF2 इन प्रोकैरियोट्स एंड ERF1 इन यूकैरियोट्स जॉइन द स्टॉप सिग्नल इन द ए साइट। अब ए साइट के ऊपर, जैसे EPA ये साइट थी, तो ए साइट के ऊपर यहाँ पे क्या आएंगे, स्टॉप सिग्नल्स आएंगे, ए साइट के ऊपर स्टॉप सिग्नल्स आएंगे। और इसके अलावा कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ERF1 एंड 2 होते हैं, एंड यूकैरियोट्स के अंदर ERF1 होता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये सिग्नल ए साइट के ऊपर आएंगे, जो कि एडिशन करते हैं ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल टू द पॉलीपेप्टाइड चेन व्हिच क्लीव द पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम DNA। अब यहाँ पे ये वाटर को ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन की tRNA से। tRNA से अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, tRNA ई साइड से निकल के चला जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या कर ली जाएगी, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। वो जो है टनल जो बना था उसमें से वहां से बाहर निकल जाएगी। Now ribosome slips off the mRNA chain and can be reused। अब ये जो mRNA chain बच गई है वो reuse कर ली जाएगी, and after separation the two subunits of the ribosome dissociate in the presence of dissociation factors। इसके अलावा जो ribosomes की subunit थी वो भी dissociate हो जाएंगी। tRNA भी गया यहाँ से, mRNA चेन भी गई यहाँ से, राइबोसोम्स की सब यूनिट भी डिसोसिएट हो गई, लेकिन बन क्या गया, यहाँ पे बन गई है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसके बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी मॉडिफिकेशन होगी। तो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन हैव ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ इसके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। The structure in the presence of enzyme exopeptidase changes to secondary and tertiary and quaternary structure के अंदर ये चेंज हो जाता है। इसके बाद करेक्ट फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज डन बाय चैपरॉन प्रोटीन। कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, चैपरॉन प्रोटीन होते हैं। ये चैपरॉन प्रोटीन क्या करते हैं, इस नेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन का सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी जो इसकी फोल्डिंग होती है या फिर करेक्ट फोल्डिंग होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद नाउ सिग्नल रिकॉग्नाइजिंग पार्टिकल होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जो क्या करते हैं, मूव द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिग्नल्स क्या करेंगे, ये सिग्नल रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, एंड ये सिग्नल्स यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हुआ है राइबोसोम के अंदर, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ले आएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिपेयर मैकेनिज्म यूज हो सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।